गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर हम एक बार आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टीपीसी कैलहट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि बोर्ड की परीक्षा का बिल्कुल बच चुका है और हम लोगों ने भी उसके लिए एक बैच हुंकार बैच डाल रखा है, जिसमें जो है क्लास 10 जो कि 21 फरवरी 2023 को परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आपको लगभग 28 वीडियो देने का संकल्प लिया है, जो आपको 70 में से 70 अंक पाने का सपना साकार करने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। ठीक है, तो आज जो हम लोग अपना पहला एक्सरसाइज या पहला यूनिट लेके आए हैं वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और वास्तविक संख्या रियल नंबर पे आधारित है। ठीक है, ये पूर्णतः बहुविकल्पी प्रश्नों पे आधारित है वीडियो। इसमें लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे और उसके साथ ही 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी दिए जाएंगे, जिसको आप कमेंट करके आंसर को रिप्लाई करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको सलूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के कई तरीके हैं, पर जो सबसे सिंपल तरीका है वो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या है, आपको सबको पता ही होगी √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 और √3 की जो वैल्यू होती है 1.7321। ठीक है, ये होती है। तो बोला है कि एक √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है, या तो ऐसे या फिर 1.414 और 1.7321 के बीच की परिमेय संख्या है। इस प्रश्न को इस तरह पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम लोग चलेंगे अब ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखिए ए क्या है, ये बोल रहा है कि 6/2। देखिए चेक कीजिए क्या 6/2 आपका इन दोनों के बीच में आएगी। तो हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 का 2, 2 3 6, 3 आ गया, जो कि इन दोनों से बड़ी है, बीच में नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, बी पे जाएंगे। बी ऑप्शन देखिए क्या है, बी ऑप्शन है 3/4। तो 3/4 को या तो आप भाग करके देख लीजिए, या तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। देखिए जब ऊपर वाली वैल्यू आपका नीचे वाली वैल्यू से छोटी हो जाए, यानी कि अंश का मान छोटा हर से हो जाए, तो हमेशा इसकी वैल्यू जो है 1 से कम आती है। ठीक है, तो 1 से कम आती है, तो ये भी ऑप्शन देखिए आपका, जबकि हमारा 1.4 और 1.7 दोनों के बीच में होनी चाहिए, तो जबकि 1 से छोटी आ रही है, तो ऑटोमेटिक आपका दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रॉन्ग। और अगर आप इसको भाग देकर चेक करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पहले 4 0 जा 0 पढ़ लेंगे, फिर जो है घटाएंगे 3 में से 0 तो आ जाएगा आपका 3, फिर दशमलव लगाएंगे हो जाएगा आपका 0 लग जाएगा, उसके आगे 30 हो जाएगा। 4 7 28, फिर घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और फिर 20 हो जाएगा। 4 5 20। तो देख लीजिए हमने आपको जो तरीका बताया कि डायरेक्ट आप हर को देखिए छोटा, तो अंश को देखिए छोटा, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो 1 से कम आता है, और हल करके देखा भी तो वो भी छोटा रहा है, जो कि इन दोनों के बीच में नहीं है। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग आपका अपना अगला ऑप्शन। ठीक है, देखिए अगला ऑप्शन जो आपका सी है, ये है आपका 3/2। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए अंश का मान हर से जो है बड़ा है, तो आपको भाग देके चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 1 का 2, ठीक है, घटाएंगे 1 आएगा, दशमलव लगाया 10 हुआ, 2 5 10। तो देखिए ये 1.5 आया, जो कि 1.414 और 1.7321 के बीच में कहीं आपका आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी आपका जो है सही है। हालांकि हम लोग डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए डी का ऑप्शन क्या है आपका 4/5 है। हालांकि ये सी हमको आंसर मिल गया, फिर भी डी के बारे में भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो देखिए 4/5 है, हमको क्या दिख रहा है, अंश का मान जो है छोटा दिख रहा है हर से, तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन क्या होगी आपकी 1, 1 से क्या हो जाएगी, छोटी आ जाएगी। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है आपका रॉन्ग है, भाग देने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसका आपको इस तरह से
2 और √3 के बीच में जो आने वाली परिमेय संख्या है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी 3/2 है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बेटा बोल क्या रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को हमको ये बताना है कि सहअभाज्य संख्याएं होती क्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होता क्या है। देखिए युग्म का मतलब होता है 2। युग्म का मतलब कम से कम कितने लोग होंगे बेटा, 2 लोग होंगे। ठीक है, 2 लोग होंगे, या इसको हम जोड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी संख्या होगी वो जोड़े के रूप में होगी। किस रूप में होगी, जोड़े के रूप में होगी। और उनका मस जो है, उनका मस हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उन दोनों संख्याओं का अगर मस देखा जाए तो हमेशा 1 होना चाहिए, यानी कि आपका जो है मस 1 होना चाहिए। दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलिए ऑप्शन के उसमें चलते हैं हम लोग। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका है 14 और 35। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है ना। तो 14 35 देखिए, 14 35 को जब हम चेक करेंगे तो हमने कहा कि इसका मौस 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इसमें कुछ भी कॉमन, या हम कह सकते हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो देखिए ये दोनों नंबर 1 से तो कट जाएंगे, पर दोनों ही नंबर क्या किसी अन्य नंबर से कट रहे हैं क्या? अगर कट रहे होंगे तो वो सहअभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं होगा। अगर नहीं कट रहा होगा तभी वो सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा होगा। देखिए ये क्या है, ये देखिए 1 के अलावा 7 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। 7 दूना 14, 7 पचे 35, इसलिए सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका, ये पहला ए था, फिर दूसरा देखिए बेटा क्या है 18 और 25 है। ठीक है, तो देखिए दोनों फिर से जोड़े के रूप में है। देखिए ये दोनों संख्याओं में आप देखेंगे तो 1 से तो दोनों कटेगा ही कटेगा। इसका अगर एचसीएफ देखा जाए, मौसा देखा जाए तो 1 आएगा। पर इसका अगर जो है इन दोनों को किसी अन्य नंबर से चेक किया जाए कि दोनों क्या किसी अन्य नंबर से कट रहे हैं, तो देखिए ये क्या है, ये और दोनों 18 और 25 को कोई जो है सेम नंबर दोनों को नहीं काट सकता है। इस वजह से आपका मौसा जो होगा, ये जो आपका क्वेश्चन बोला है सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा जो होगा वो आपका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी आंसर हमारा बी आ गया। फिर भी हम सी और डी को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 31 और 93 ये दोनों क्या होंगे, 1 से कटेंगे, और एक जो है दोनों को जो काटने वाला नंबर है 31 स्वयं है। 31 से ये भी कट जाएगा, 31 का 31, और 31 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 आ जाएगा। यानी इन दोनों में 1 के अलावा 31 भी कॉमन है, इसलिए जो है क्या कहते हैं आपका ये ऑप्शन भी गलत है। फिर डी ऑप्शन की ओर चलते हैं। 32 और 62 है। देखिए ये दोनों नंबर 1 के अलावा 2 से भी कट रहे हैं, इस वजह से ये भी जो है क्या कहते हैं आपका सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। ये आपका जो है क्या कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी है। 18 और 25 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो दोनों नंबरों को काट सके। ठीक है, तो इस वजह से जो है सहअभाज्य संख्याओं का जो जोड़ा है या युग्म है 18 और 25 है, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। हमको लगता है आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कभी कभी पूछता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। बीच बीच में क्वेश्चन तो नहीं है लिखा हुआ, पर बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताएंगे जिसको आप जो है ध्यान से सुनिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि अगर उस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में आए तो आप करने में सक्षम रहें। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका पाई क्या है। ठीक है, पाई है, पाई क्या है या पाई है। ठीक है, तो ये तो आपसे पूछा है पाई क्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। कहने के लिए तो ये आपका केवल पाई के बारे में पूछा है, पर प्रश्न तो बहुत बन सकते हैं। परिमेय संख्या के ऊपर भी बन सकते हैं, अपरिमेय के ऊपर भी बन सकते हैं, पूर्णांक के ऊपर भी बन सकते हैं। ठीक है, और आपका जो है क्या कहते हैं इस तरह का प्रश्न जो आएगा, इसके लिए सबसे पहले तो हमको परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम परिमेय अपरिमेय का आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, जिसके चलते आपको जो है पाई क्या है ये पता चल जाएगा। हालांकि सभी बच्चों को ये रटा होता है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, पर ये कैसे अपरिमेय संख्या है इसकी नॉलेज हमें नहीं होती है, हम लोगों ने रट रखा होता है। पर अगर अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ जाए कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छाटिए, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या छाटिए, तो आप कहीं ना कहीं अगर रटे होंगे तो फंस जाएंगे। इसके लिए हमें जो है एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए हम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हालांकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या सी इसका ऑप्शन सही है, पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ये बेटा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट होता है
परिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट होता है, परिमेय संख्या को रेशनल भी बोलते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि देखो, जो संख्या होती है वो पी बाई क्यू के रूप में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, जहां जो है P और Q के रूप में होनी चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब आपका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q आपके दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग जो है क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पूर्णांक क्या होता है? सर आपने बताया ही नहीं कि पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए सुनिएगा बेटा, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? जीरो सहित जब हम सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को लिख लेते हैं तो उसी को हम लोग जो है पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या, पहले इस परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि आपने पाई है परिमेय, अब एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको हमने बता रखा है, फिर भी आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये है, ये तो आपका थ्योरेटिकल रूप में क्या डिफिनेशन है ये आपको पता चल गया, पर आपको जब तक हम आपको कुछ एग्जांपल नहीं बताएंगे तब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके एग्जांपल पे चलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए देखिए एग्जांपल देखते हैं परिमेय का। तो और दूसरी चीज जो परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय हो जाएगी। तो अगर परिमेय का हमको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो अपरिमेय हम ऑटोमेटिक छाट लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, देखिए पहला क्या है, जैसे हम जीरो लेते हैं, ठीक है। जीरो क्या है, देखिए ये डायरेक्ट रूप से तो हमको जो है परिमेय संख्या नहीं दिख रहा है ना, पर हम इसको जो है क्या कहते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक तरह से ये सब नंबर जो होते हैं बहुरूपिया टाइप के होते हैं, मतलब दिखते तो नहीं हैं पर वो वास्तव में क्या होते हैं? परिमेय होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको जीरो के नीचे एक लिख दें तो इस संख्या में इसकी वास्तविक जो संख्या थी, जो आपका जो है ओरिजिनल नंबर था, उसके नंबर पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? देखिए जीरो के नीचे एक लिखेंगे तो एक कहीं भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता ना, गुणे के रूप में लिखिए, भाग के रूप में लिखिए, पावर के रूप में लिखिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब ये पी बटे क्यू के रूप में हो गया, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है और P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। इससे हम कह सकते हैं कि आपका जो जीरो क्या होता है? एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, आपको पता है पाई की वैल्यू जो है 22/7 होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। तो 22/7 को अगर हम लिखें तो आपको क्या समझ में आ रहा है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप कहेंगे सर परिमेय है, क्योंकि आपने अभी जो शर्त बताया है वो सब पर इस पर फॉलो हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए पी बाई क्यू के रूप में होता है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, 7 है, और दोनों ये दोनों क्या है? आपका धनात्मक पूर्णांक है, अतः 22/7 क्या है? परिमेय है। जबकि पाई क्या है? पाई की वैल्यू 22/7 है, परिमेय है, और पाई अपरिमेय है। देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता रहेगा तो आप कहीं ना कहीं क्या है? गलती कर जाएंगे। इसलिए बहुत बारीकी से हम लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला देखिए क्या है, जैसे हम लिख दें -3/4, ठीक है। तो इसमें भी देखिए P बटे Q के रूप में है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या। जैसे हम लिख दें -5/-8, तो ये देखिए क्या है? P बाई Q के रूप में है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, और P और Q क्या है? दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ तक का हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो कि आपका दशमलव वाली संख्याएं हैं, वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। जैसे हम लिख दिए 1.5, ठीक है। तो आपको पता है कि डायरेक्ट तो ये दिख नहीं रहा है परिमेय संख्या, पर इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो जिस संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं वो परिमेय होगी। कैसे? देखिए क्या है, इसको अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको हम 15 बटे क्या लिख सकते हैं बेटा? 10, क्योंकि दशमलव के लिए एक लिखा जाता है नीचे, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगा दिए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 15/10 जो है। तो इसको आप देखोगे तो ये P बाई Q के रूप में हो गया, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, और P और Q दोनों क्या क्या है? आपके पूर्णांक है, इसलिए क्या है आपका? ये परिमेय संख्या। देखो पाई की वैल्यू एक और होती है 3.14, और आगे भी होती है, फिलहाल हम इतना ही लेते हैं। तो 3.14 लिखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? केवल इतना जब लिख दोगे तो ये भी परिमेय होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 314/100। तो ये क्या होगा? P बटे Q के रूप में, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा देखो अगले एग्जाम्पल में अपने चलते हैं हम, और हम लिख दिए आपका 3.141414 डॉट डॉट डॉट, या इसी को हम लिख दे 3.14 के ऊपर बार। तो याद रखना जितनी भी संख्या दशमलव बिंदु के बाद, अगर कोई संख्या लिखा है उसमें दशमलव बिंदु के बाद संख्या रिपीट हो रही है या उस पर बार लगा है, बार लग जाने का मतलब भी होता है संख्या रिपीट हो रही है, तो वो की सारी संख्या परिमेय संख्या होती है। आ रही होगी बात हमको लगता है आपको समझ में, ठीक है। इसके बाद देखो अगर बेटा हम क्या लिख दें, हम ऐसे लिख दें 3.123785443 2 1 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह का देखो, इस तरह की संख्या परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी? हम तो आपका जवाब होगा
आपको या कंफ्यूज होंगे, पर हम आपको बता दे रहे हैं ये संख्या अपरिमेय होगी। कैसे अपरिमेय होगी? क्योंकि दशमलव के बिंदु के बाद ना तो संख्या रिपीट हो रही है, ना ही दशमलव के बिंदु के बाद कितना नंबर है, फिक्स नंबर नहीं है कि दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 अंक है, 10 अंक है, 20 अंक है, ये फिक्स नहीं है, ये भी अनंत तक जा रहा है। तो अगर दशमलव बिंदु के बाद ये फिक्स हो जाए कि कितने लोग, कितने डिजिट है, कितने नंबर है, या फिर जो है दशमलव बिंदु के बाद संख्या रिपीट कर जाए, तो वो जो है या उस पर बार लग जाए तो वो परिमेय होगी, नहीं तो वो जो है अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो ये संख्या हमने आपको सामने लिखी थी वो अपरिमेय है, इसलिए परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में नहीं होगी। ठीक है, फिर अगला जो है आपको जैसे रूट वाली संख्या है उसको चेक करनी होती है कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे हमने लिख दिया रूट के अंदर 4। ठीक है, तो आप सभी को पता है रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, कैसे होती है? अगर इसको भाग विधि से भी किया जाता है, गुणनखंड विधि से भी होता है। तो जिसको याद है कि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो हम इसको कर लेंगे। देखिए, इसको बोलते हैं करड़ी, और इसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में समझने के लिए बोल देते हैं कौवे की चोंच। इस चोंच के अंदर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा है, 2 को समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि आप इसका जो है छोटा छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। तो कर दिया हमने, तो इसको हम 2 गुणे 2 लिख देते हैं। यहाँ पे चूंकि चोंच में कितना है, 2 लिखा है, 2 नहीं लिखा है तो 2 समझ लेते हैं। तो जितना इसमें लिखा होगा उसके हिसाब से जोड़ा या ग्रुप बनता है, जिसका जोड़ा या ग्रुप बनता है वो पूर्णतः बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए एक जोड़ा बन रहा है तो 2 एक बार बाहर आ गया, तो यानी कि इसके ये रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। और इसके नीचे अब एक आराम से लिख लेंगे, 2/1। इसके नीचे भी लिख सकते थे, पर आपको ये क्लियर नहीं था कि रूट 4 बराबर 2 होता है ना। अब हो गया क्लियर, तो 2/1 p/q के रूप में, q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों क्या है, पूर्णांक। तो इसलिए ये भी आपका बेटा क्या होगा, रूट 4 परिमेय है। इसी तरह अगर हम यहाँ लिख दें 3 और यहाँ लिख दें 27, तो आपका क्या होगा, यहाँ चोंच में कितना है, 3 है, और यहाँ कितना है, 27। तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, और कितने ग्रुपिंग होनी है, जितना चोंच में नंबर उतना वैसी ग्रुपिंग होगी। तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, यानी 27 के लिए 3 कितनी बार है, 3 बार, तो उसका भी जोड़ा बन गया, उसका सॉरी बेटा उसका ग्रुप बन गया, और उसको जो है हम क्या है आसानी से पूर्णतः बाहर निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिसको इस कड़ी के अंदर से हम पूर्णतः बाहर खींच ले जाएंगे या बाहर निकाल ले जाएंगे वो आपका परिमेय होगा, नहीं तो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमको लगता है आपको परिमेय का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अपरिमेय, अपरिमेय क्या होता है बेटा, अपरिमेय जो परिमेय नहीं होता या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होता है, अपरिमेय। जैसे रूट 2 हो गया, ठीक है, रूट 3 हो गया, इसको देखो हम इसके बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे 3, इसके बाद जैसे रूट 8 हो गया। अब कहोगे रूट 8 की वैल्यू तो होती है, इसको अगर खंड करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो इसमें क्या होगा, यहाँ चोंच में 2 है तो एक जोड़ा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, पर एक अभी भी 2 क्या है, बच जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अपरिमेय। अब देखो जैसे रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय, इसे निगेटिव वैल्यू के वजह से जो है, निगेटिव की वजह से वो काल्पनिक संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अपरिमेय का कॉन्सेप्ट है। और आप ही आपको इस तरह का भी बताए थे कि जैसे कोई दशमलव में संख्या है तो जैसे बोल दिया हमने 3.173 3 5 2 4 7 अटेंडम जा रहा है और अनंत तक जा रहा है, तो वो भी क्या होती है, अपरिमेय, जो कि परिमेय में हमने डिस्कशन कर लिया। तो इस तरह ये ओवरऑल पूरा परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट था। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसके लिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पाई जो होता है अपरिमेय होता है, पर पाई की वैल्यू 22/7 ले ले तो वो भी परिमेय होगा, 3.14 ले ले तो वो भी परिमेय हो जाएगा। पर 3.14 के बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं नॉन स्टॉप और अटेंडम संख्या आती रहेगी तो वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हो गया आपका परिमेय अपरिमेय का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बोल रहा है शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव परिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, परिमेय भी हो सकता है यानी अपरिमेय भी, या डी एक ऑप्शन है। तो देखो बेटा इसके लिए आपको हम जो है एक नोट पॉइंट आपको जो है बताने जा रहे हैं। ठीक है, एक नोट पॉइंट बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के चाहे जितने प्रश्न आ जाएं आप सब के सब लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है नोट पॉइंट क्या है। देखिए आपका हो सकता है क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। इसमें तो एक परिमेय एक अपरिमेय लिया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे बेटा पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको एक तरीका हम बताने जा रहे हैं, आप उससे जो है कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए क्या है, परिमेय प्लस परिमेय या परिमेय माइनस परिमेय या परिमेय गुणे परिमेय। ठीक है,
इन सब केसेस में सब में क्या आता है, परिमेय ही आएगा। ठीक है, परिमेय को परिमेय से जोड़ेंगे तो परिमेय ही आएगा, परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो परिमेय ही आएगा, परिमेय का परिमेय से गुणनफल करेंगे तो हमेशा परिमेय आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। और परिमेय से अपरिमेय में, जब परिमेय का परिमेय से भाग देंगे तो ये निश्चित नहीं है कि परिमेय भी परिमेय आएगा। ठीक है, परिमेय आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो आपका ये है। फिर देखिए, परिमेय का प्लस करते हैं, माइनस करते हैं अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये हमेशा जो है अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय। ठीक है, मतलब परिमेय में अपरिमेय जोड़िए या परिमेय में अपरिमेय घटाइए, हमेशा जो है अपरिमेय आएगा। ठीक है, उसके बाद परिमेय का गुणा कीजिए अपरिमेय से, तब भी आपका अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तब भी अपरिमेय ही आएगा। आ रही बात समझ में? अपरिमेय ही आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, परिमेय से में परिमेय का जोड़ना घटाना हो या गुणा हो तो परिमेय आता है, जबकि परिमेय का अपरिमेय से जोड़ना घटाना गुणा भाग होता है तो क्या आता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो आपका देखिए, आपका क्वेश्चन तो एक है पर आपको हमने इतनी चीज़ें बता दी, अगर इसको ध्यान रखेंगे तो आपका इस तरह का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो देखिए क्या है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, शून्येतर। शून्येतर का मतलब होता है धनात्मक। ठीक है, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक ही होता है, पर शून्येतर का मतलब धनात्मक भी होता है। तो धनात्मक परिमेय तथा एक अपरिमेय में का गुणनफल होता है, सदैव क्या होगा बेटा, अपरिमेय होगा। क्लियर है इस कॉन्सेप्ट के थ्रू? ठीक है, चलिए अब हमको लगता है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दी गई संख्याओं में आभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में आभाज्य संख्या होगी। तो देखो बेटा, आभाज्य संख्या होगी ये पूछा है, या आपसे बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या होगी। तो इसके लिए क्या है, हमको आभाज्य का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए क्या है, आभाज्य संख्या को एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो होती है रूढ़ संख्या। ठीक है, आभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा सा ये देख लें। देखिए एक चीज़ और आपको बता दे रहा है बेटा, अभी जो भी जैसे परिमेय परिमेय में आपने जो है क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि जो है जब सारे के सारे शर्तें लागू होंगी तो वो परिमेय होगा, नहीं तो अपरिमेय। तो इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर जब भी हम किसी चीज़ का चयन करते हैं कि वो चीज़ें क्या होंगी, तो उसमें भी जितनी भी शर्तें उनके लिए बनी होती हैं, अगर वो फॉलो करता है सारा का सारा तो वो जो है वो चीज़ होती है। अगर उसमें से एक शर्त भी उसमें फॉलो नहीं होगा तो वो चीज़ जो है नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अभाज्य संख्या के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, अभाज्य संख्या होती क्या है। देखिए इसमें आपको जो है लिख नहीं रहे हैं, बस आपको हम एक बार रफली जो है बता दे रहे हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट शर्त होती है कि वो एक से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, एक से बड़ी होनी चाहिए। या चलिए आपको लिख के भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि आपका ध्यान उस पर बना रहे, आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकें। ठीक है, तो क्या होता है कि एक से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एक से बड़ी होनी चाहिए, एक से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा स्वयं से विभाजित होनी चाहिए, स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। और चौथा जो है अभाज्य है तो किसी अन्य से विभाजित नहीं होनी चाहिए, किसी अन्य से विभाजित नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, देखो बेटा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगर हम एक लेते हैं तो एक क्या अभाज्य है। ठीक है, तो एक देखो क्या है, एक से जो पहला ही शर्त है हमारा कि एक से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या है एक के तो एक के बराबर है ना, तो पहला शर्त ही लागू नहीं हुआ तो एक हमारा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब क्या है वो तो बात की बात है। ठीक है, दूसरा देखो, अच्छा दो ले लिया हमने। ठीक है, दो क्या है, पहला शर्त देखते हैं, देखो एक से बड़ी है क्या, बड़ी है। ठीक है, फिर दूसरा एक से विभाजित हो रही है क्या, हो रही है। स्वयं से यानी दो से विभाजित होगी क्या, हो रही है। देखो दुनिया की कोई भी संख्या हो वो स्वयं से
मतलब अपने आप से और 1 से विभाजित होती है, इस शर्त को कोई चेक करने की जरूरत हमको नहीं है। बस ये शर्त चेक करो क्या वो किसी अन्य से विभाजित हो रही है और वो 1 से बड़ी है क्या, तो आप अभाज्य का डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है, डिसीजन ले सकते हो। फिर 2 क्या है, यानी 2 हमारी जो है अभाज्य संख्या है। फिर 3 पे आते हैं, देखो 3 1 से बड़ी है, जो है 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी और कोई अन्य नहीं काट सकता, इसलिए 3 भी अभाज्य है। और आपका फिर देखो 4 क्या है, 4 नहीं होगा, 4 2 से कट जाएगा ना, कोई और भी उसको काट सकता है। फिर देखो 5 हो जाएगी, इसी प्रकार 7 हो जाएगी, इसी प्रकार जो है अब 9 नहीं होगी, 9 देखो 3 काट देगा ना 9 को, इसलिए वो अभाज्य नहीं हो जाएगी, भाज्य में हो जाएगी, ठीक है। फिर जो है 7 के बाद 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, ऐसे ही डॉट डॉट आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है प्रश्न कि सब दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या, तो देखो 0 तो होगी नहीं, 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी 0 1 से छोटा है, ये फिर 1 1 के बराबर ही है। आपका 8 क्या है, इसको कोई और नंबर जो है काट सकता है, तो बचा क्या, सी 2, मतलब 2 को देखो कोई और नहीं काट सकता है, केवल 2 ही काट सकता है, 1 से बड़ी भी है, 1 से भी कटे, स्वयं से कट रही है, इसलिए ये 2 आपका अभाज्य संख्या है। आपसे ये भी पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो देखो अभाज्य संख्या की शुरुआत बेटा कहाँ से हुई है, 2 से, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 ही होगी। 2 प्रश्न यहाँ से, इसमें से ये पूछ लिया दी गई संख्या में से अभाज्य क्या है, तो आप इस वजह से चेक कर लेना, ठीक है, तो 2 आएगा। और सबसे छोटी पूछेगा तो वो भी क्या होगा, 2 ही होगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके पीछे का रीजन क्या है, आप जानते हो जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम लोग कोशिका बोलते हैं ना, तो यानी कि जिस चीज़ की शुरुआत जहाँ से होती है वही सबसे छोटा होता है, इसीलिए अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, इसलिए 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अब हमको लगता है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। और एक बेटा एक चीज़ और आपसे हम कहना चाहेंगे, अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या आ रही हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, आपको हम जरूर उत्तर देंगे, जो है रिप्लाई भी करेंगे रिटर्न में भी, और नहीं होगा तो उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्या है, दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य का पढ़ लिया तो भाज्य भी पढ़ लो, इसीलिए हमने तुरंत बैक टू बैक जो है एक दोनों क्वेश्चन को रखा है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या है, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या के लिए भी 2 शर्त हैं कि 1 से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, ये शर्त तो सब में लगती है ना, हमने आपसे बताया भी है, स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। और जो तीसरा आपका है कि किसी अन्य, भाज्य का मतलब होता है विभाजित होना, किसी अन्य से भी विभाजित, तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगा, किसी अन्य से विभाजित हो, ठीक है, ठीक है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखो आपका चेक करते हैं, एक क्या है, एक देखो क्या है, 1 से विभाजित होगी, स्वयं से विभाजित, पर कोई और काट सकता है क्या, नहीं काट सकता, इसलिए क्या होगा, भाज्य नहीं होगा। 2 को देखते हैं, 2 देखो, 2 को तो अभाज्य अभी हमने चेक भी कर लिया था, और अभी भी देखो 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, कोई और काट रहा है क्या, नहीं काट पा रहा, तो ये भी क्या होगा, भाज्य नहीं होगा, कोई काटना चाहिए ना बेटा, इसलिए जो है 2 आपका भाज्य हो गया। 3 देखो, 3 को भी अभी हमने चेक किया है, फिर भी देख लो 3 का 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, पर कोई और नहीं काट सकता, इसलिए भाज्य नहीं होगा। 4 देखो, 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, और इसको क्या है, एक दूसरी संख्या 2 भी काट रही है, इसलिए भाज्य क्या है, 4 है। यानी भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 4 से होती है। यानी आपसे पूछा क्या था प्रश्न में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बेटा क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी 4 होगी, ठीक है। और चेक कर लेते हैं इसके आगे का भी क्या है, 4 5 देखो, 5 अभाज्य थी, 6 क्या है, 6 देखो भाज्य हो जाएगी, 2 भी इससे काटेगा, 3 भी काटेगा, बस ये चेक करो कि कौन कौन और काट सकता है, ठीक है। कोई काट सकता है तो वो भाज्य है, नहीं काट सकता है तो अभाज्य है। फिर देखो 7 आपका जो है अभाज्य है, फिर 8 देखो भाज्य है, 9 देखो भाज्य क्योंकि 3 भी इसको काट रहा है, इसी तरह आपका 10 भी भाज्य है, 12 भी भाज्य है, जो है 14 भी भाज्य है, 15 भी भाज्य है, इसी तरह और आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो चीज़ें अनंत की ओर जाती है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है ना, हम उसको जो है क्या कहते हैं, वो हमेशा आपको मिलती जाएगी, हमारा आपका जीवन खत्म हो सकता है पर कभी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या नहीं खत्म हो सकती है, ठीक है। तो चलिए हमको लगता है भाज्य अभाज्य का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर आपका हो गया होगा, और कुछ भी प्रश्न पूछेगा तो आप बता ले जाएंगे, ठीक है। अब अपने आप हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है बेटा। चलो चलिए 7वां क्वेश्चन देख लो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बोर्ड के उन
समस्त विद्यार्थियों के पास, संपूर्ण विद्यार्थियों के पास पहुंचाएं, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी में कमी कर रखी है, उनको कहीं ना कहीं से डर लग रहा है कि मेरा पेपर में क्या होगा। तो हम वादा करते हैं अगर आप लोग पूरी की पूरी हमारी वीडियो देख लेंगे तो निश्चित तौर से आप अच्छा करेंगे। और कुछ लोग जो 70 में 70 का सपना भी देख रहे हैं उनको भी ये वीडियो हमारी बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से निवेदन है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए तो इस रिक्वेस्ट के बाद आपका अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? संख्या n² माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 7 है n² माइनस 1 8 से विभाजित होती है यदि n है एक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है, हमको जो दिया है n² माइनस 1 संख्या है ना, n² माइनस 1 को हमको किससे भाग देना है? 8 से भाग देना है, से विभाजित होती है। ठीक है, तो n है, n क्या है? क्या पूर्णांक है, क्या प्राकृतिक संख्या है, या फिर विषम संख्या है, या सम संख्या है? ठीक है, तो देखिए बेटा आपका n को हम कुछ लेते हैं ना, n बराबर मान लो हम प्राकृतिक संख्या पूर्णांक लेते हैं ना। पूर्णांक आपको पता ही है, 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर और 0 से लेके सारे निगेटिव नंबर। ठीक है, ये और ये -1 -2, ठीक है, -3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो इधर 1 से हम शुरू करते हैं। जब n बराबर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, 1 में -1 जो है करोगे 0 आएगा। 8 से 0 हालांकि विभाजित हो जाएगी, पर जो है क्या कहते हैं अन्य नंबर को भी चेक करो, वो हर नंबर कटना चाहिए। ठीक है, n पे रखने पे फिर देखो क्या है, आपका 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? होगा 4, 4 में से 1 घटाओगे आएगा 3, और 3/8 नहीं विभाजित होगी पूर्णतः। ठीक है, फिर 2 रखोगे, 2 हो गया। 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 9 में से 1 जाएगा। 3 का स्क्वायर रखोगे 9, 9 में से 1 जाएगा, आएगा 8। ठीक है, और 8 से 8 विभाजित हो जाएगी। फिर अगला रखोगे 4, 4 का स्क्वायर रखोगे आएगा 16, 16 में से 1 जाएगा 15, फिर नहीं होगी। यानी जब कटे तो सारी की सारी संख्या जिस नंबर पे कट जाए तो तभी वो डिफाइंड होगा। तो देखो कुछ नंबरों पे इसमें कट रहा है, कुछ नंबरों पे नहीं कट रहा है, इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी कि पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका जो है जब पूर्णांक रख लिया n को तो नहीं हुआ। अब देखो क्या रखते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या रखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में भी सेम होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे मिलता जाएगा। तो आपका देखोगे इसमें भी जब अभी रख के इस पे 1 2 3 4 इस पे चेक किया है हमने, तो कुछ पे विभाजित हो रही, कुछ पे नहीं, तो सेम वही चीज़ आएगा। तो जो है क्या कहते हैं, ये भी आपका प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगी। ठीक है, अगला देखो विषम संख्या चेक करते हैं। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या चेक करते हैं। विषम संख्या में पहला 1 होता है, 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 में से 1 घटाओगे 1, 0 आएगा, 0 में जो है 8 का भाग दोगे तो 8 0 जा 0 कट जाएगा। फिर आप देखो आप जो है अगला क्या होता है विषम संख्या? 3 5 7, फिर जो है 9, ऐसे ही बढ़ते जाओगे। 3 रखोगे, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, 8 में 8 से भाग दोगे 1 आ जाएगा, कट जाएगा। फिर 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 25 में 1 घटाओगे आएगा क्या? 24, और 8 त्रिका 24। फिर इसके बाद 7 रखोगे, 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, 49 में से 1 घटाओगे बेटा 48 आएगा, 48 में 8 से भाग दोगे 8 छंग 48 पूर्णतः कट जाएगा। इसी तरह आपका जो है 9 रखोगे, 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 होगा, 81 में से 1 घटाओगे जो है आएगा आपका 80, और 80 8 से पूर्णतः 8 दमा 80 होता है। इसी प्रकार आगे भी बढ़ोगे तो सारी की सारी संख्या जो विषम होंगी अगर इस पे n की जगह रखोगे तो वो जो है क्या कहते हैं 8 से विभाजित होंगी। यानी जब पूरी की पूरी विभाजित हो रही हैं तो हमारा क्या होगा? सी जो है आपका ऑप्शन सही होगा। फिर सम को चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमको ये चेक करना था n का जो भी मान लो, जब पूर्णांक लो तो वो भी सब पे कटना चाहिए, सारे नंबरों पे, प्राकृतिक लो सारे नंबर पे। पर इसमें क्या था, इन दोनों में आपका कुछ पे कट रहे थे, कुछ पे नहीं कट रहे थे, जबकि आपका विषम संख्या लेने पे सभी के सभी जो है क्या कहते हैं आपका n विषम संख्या लेने पे n² - 1/8 जो है, मतलब जो 8 से विभाजित करना सब बार कट रहा है, इसलिए आपका क्या होगा? विषम संख्या होगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8वें की ओर। ठीक है, चलो बेटा 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 8वां चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, देखिए क्या है, आपका एक धनात्मक पूर्णांक n को जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 आता है। जब 3n - 1 को 9 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल होगा। ठीक है, विभाजित करने का मतलब भाग देना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या बोला है, n को किससे भाग देना है? 9 से भाग देना है, तो शेषफल बेटा क्या आ रहा है? शेषफल आ रहा है आपका 7 आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो फिर इसी को जो है क्या कहते हैं 9 से ही हमको काटना है, 3n - आपका 1
बटे 9 करने पर शेषफल क्या आएगा, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या है, हमको आपको पता है कि यन की जगह ऐसी कोई वैल्यू ले लें जो जिसमें जो है भाग देने पर शेषफल 7 आ जाए। तो देखो सिंपल सा तरीका है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लेना है तो सीधे सीधे इन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो 9 और 7 मिलके क्या होगा बेटा, 16 होगा। 16 यहाँ अगर यन की जगह आप 16 रखोगे तो क्या होगा, भाग दो, 16 9 एक का 9 और 16 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा 7, यानी यन बराबर हमको क्या मिल गया 16। अब देखो बेटा इस यन बराबर 16 को हम इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 16 माइनस 1 बटे में 9, तो क्या आ जाएगा बेटा 16 त्रिका 48, 48 माइनस 1 बटे 9, 48 में से 1 घटाओगे तो आ जाएगा 47, 47 बटे 9 और आपको पता है 9 बचे 45 होता है तो शेषफल कितना आ जाएगा, 47 में से 45 घटाओगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो देखिए विकल्प नंबर 20 शायद 2 दिया भी है और ये आपका सही है। ठीक है, हमको लगता है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि r निम्न को संतुष्ट करता है। तो देखिए जो आपका ये फॉर्मेट दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, इसको हम जनरली अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे a जो है आपका भाज्य है, ठीक है, b जो है भाजक है, q जो है भागफल है, r क्या है शेषफल है, शेषफल है। ठीक है, ठीक है, तो इसको अगर इस तरह देखा जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये वाला आपका है। ठीक है, पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम देख रहे हैं इसको, तो आपको ये पता है इस शेषफल के बारे में यानी r के बारे में आपसे पूछा है कि r निम्न में किसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो शेषफल होगा वो या तो 0 होगा या आपका जो भाजक होगा उससे छोटा होगा। ठीक है, उससे बड़ा कभी नहीं होगा ना उसके बराबर, बराबर होगा तो 0 शेषफल दे देगा। तो आपका देखो यानी कि जो r है वो क्या होना चाहिए 0 से आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और या तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, परंतु क्या है भाजक से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी ध्यान दीजिएगा जो शेषफल होता है वो कभी जो है भाजक से बड़ा नहीं होगा, यानी भाजक से छोटा होगा, और या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा शेषफल। आई बात समझ में? तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है और इसको यही संतुष्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। देखिए बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए क्या है, चाहे धनात्मक पूर्णांक का रूप बोले चाहे विषम पूर्णांक का रूप बोले। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देखिए बैक टू बैक है। 11वां भी है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा ना, तो दोनों क्वेश्चन के लिए एक साथ हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि पहली बात तो चाहे सम पूर्णांक पूछे चाहे विषम पूर्णांक, उसके साथ चाहे p हो q हो r हो कुछ भी हो, उसके साथ आपका वो तो वेरिएबल रहेगा ही, उसके साथ या तो 2 ले लीजिए या तो 4 ले लीजिए या 6 ले लीजिए या 8 ले लीजिए, कोई ना कोई सम संख्या रहेगी। ठीक है, उसके साथ अगर आपका जो है विषम जुड़ा है, विषम अंक जुड़ा है, ठीक है, तो आपका जो है क्या कहते हैं विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, और यदि जो है क्या कहते हैं आपका इसके साथ में 2p या q कुछ भी हो, 2q 4q कुछ भी हो, इसके साथ अगर आपका सम संख्या जुड़ा हुआ है तो वो आपका सम पूर्णांक होगा। ठीक है, तीसरी बात जो है क्या कहते हैं अगर कुछ भी नहीं जुड़ा है, ठीक है, कुछ भी नहीं जुड़ा है या आपका 0 जुड़ा हो तो वो आपका जो है आपका सम पूर्णांक ही होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन का एक साथ हम लोग हल करके देख लेते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक
विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखिए यहाँ क्या है बेटा, p है, आगे कुछ नहीं लगा है, तो ये क्या होगा, विषम पूर्णांक का रूप नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो फिर से, आगे क्या है, इसके कुछ नहीं लगा है, जबकि इधर विषम लगा है, तब भी ये विषम पूर्णांक का रूप नहीं है। ये क्या है, देखो 2p तो है, पर इसके साथ जो है कोई नंबर नहीं जुड़ा है, तो कोई नंबर नहीं जुड़ा है तो इसका मतलब हमने क्या बताया, सम पूर्णांक होगा, तो विषम पूर्णांक नहीं है। 2p है यहाँ पर, उसके साथ देखो प्लस में क्या है आपका, एक विषम संख्या है, एक एक, तो इस वजह से ये आपका विषम पूर्णांक का रूप है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, इसी तरह हम जो है आपका इसी एक्सप्लेनेशन से आपको ये भी 11वां का देख लेते हैं। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखो 2q है केवल, तो नहीं होगा, q+1 है तो नहीं होगा क्योंकि 2 आगे नहीं लगा है। देखो यहाँ पे 2q+1 है, तो यहाँ पे +1 है तो विषम का रूप हो जाएगा, पर यहाँ पे 2q के साथ हमने कहा था या तो 0 जुड़ा हो या कुछ नहीं जुड़ा हो या सम संख्या हो, तो वो क्या होता है, सम पूर्णांक का रूप होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अपने हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, जिसको ना समझ में आया हो वो कमेंट करके हमको बोल देगा, तो हम जो है फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, या वीडियो को आप जो है 1-2 बार देख लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए बेटा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है। तो सबसे पहले 144 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, आप क्या करो 144 को छोटे छोटे नंबरों से काटना शुरू कर दो। देखो पहले सबसे ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से जब काटोगे तो आपका 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटोगे 2 एक्का 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटोगे 2 नवा 18, फिर 3 से काटोगे 3 त्रिक्का 9, 3 एक्का 3। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। तो आपको देखिए 2 तरीका आपको बताते हैं, या तो आप केवल इसको गिन लीजिए जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये 6 ही आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ है। दूसरा तरीका है पहले इसको घातों के रूप में लिख लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुणे में क्या हो जाएगा 3 के पावर 2, 2 कितनी बार आया 4 बार, तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2, घात कितनी है 4 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या होगा 6 आंसर। या तो आप क्या करो अभाज्य गुणनखंड करके बस गिन लो, वो आपका जो है आंसर हो जाएगा, या तो फिर क्या करो दोनों को घातों, पहले इसको घातों के रूप में लिख के उनकी घातों को जोड़ दो, वो आपका आंसर होगा। तो दोनों तरीका आपका सही है, चाहे जिस तरीके से आप करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए 13वां क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। तो देखो क्या है, इसके लिए क्या है, देखो भाज्य संख्या, या आपने अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय पढ़ी होगी, जिसमें कहा जाता है कि जो भाज्य संख्या को जो क्या कहते हैं, अगर जो है उसको खंड किया जाए और वो 2 से अधिक टुकड़ों में अभाज्य गुणनखंड हो उसके, तो वो संख्या भाज्य होती है। ठीक है, तो अब देखो ये कथन सत्य है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं ना। तो इसके लिए हमको सबसे पहले करना क्या है, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। ठीक है, इसको हल करना है। तो देखो क्या है, इसमें से देखोगे 2 गुणे 11, 2 गुणे 11, 2 गुणे 11। ठीक है, ये आपका बाहर निकल रहा है कॉमन। ठीक है, तो 2 गुणे 11 बेटा ऐसे लिख लो। ठीक है, उसके बाद बच क्या रहा है 17 गुणे 5 गुणे क्या बच रहा है 8। ठीक है, प्लस 1 बच रहा है। ठीक है, फिर इसको और हल करोगे 2 गुणे 11। ठीक है, देखो 8 5 40 और आपका 8 5 40, 7 चौका 68। ठीक है, तो ये जाएगा 680 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 11 गुणे 600 क्या जाएगा आपका 81। ठीक है, अगर इसको और तोड़ेंगे तो 681 को अगर आप तोड़ोगे तो आ जाएगा क्या, 681 को अगर तोड़ेंगे हम तो आ जाएगा, देखिए 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है, आपका 3 से काटते हैं 3 दूना 6। ठीक है, फिर आपका 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब ये जो है आपका नहीं कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं
2 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 227, ठीक है। तो अब देखो ये जो आया है फाइनली, ये जो भी संख्या रही होगी, ठीक है, आपका वो 2 से अधिक गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में टूट रही है। इस वजह से आपका जो है क्या कहते हैं, ये जो है भाज्य संख्या है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। तो ये कथन आपका क्या है, सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगला आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप जो है देखिए, ठीक है। 15, 18 और 24 का मौसा। देखो बेटा 15, 18, 24 का मौसा एक भाग विधि से भी होती है, ठीक है, पर यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इस वजह से हमको इसकी जो है जानने की जरूरत नहीं है। आपका सीधे सीधे जो है 15, 18, 24 का मौसा एक आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं, उससे भी करिएगा, ठीक है। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं आपका भाग विधि से, उसी तरह हम 15, 18, 24 का मौसम निकाल लेना है। आपका ये जो है समय बहुत ज़्यादा बचा देगा, ठीक है, तुरंत आपको हल करा देगा। आपको देखिए करना क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, आपको इसको छोटे छोटे नंबरों से काटते हैं, चाहे एक कटे चाहे सब कटे, आप जो है आप काटते जाते हो जब तक कि सबके नीचे, आपका सभी नंबर के नीचे एक ना आए। तो ये तो होती है एलसीएम में, और जितना आता है उसका आपस में मल्टीप्लाई इधर वाले का कर लेते हो, वही एलसीएम होता है। जबकि एचसीएफ में क्या होता है, आपको ये देखना होता है एचसीएफ में कि आपको ये संख्या जब तक तीनों कटेगी तभी काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है, और फिर जो इधर आएगा उसी का गुणा कर देंगे, वही मसा होगा। तो देखिए कोई ऐसा नंबर है क्या एक के अलावा जो इसको सबको काट रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको जो है 3 एक 2 तो काटेगा नहीं, इसको काटेगा 2, इन दोनों को नहीं, इसको काटेगा 2, इसको नहीं काटेगा। हमको ऐसा चेक करना है जो सबको काटे। तो देखो 3 काट रहा है, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 अठे 24, ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर है क्या इन तीनों को काटेगा, नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका इसका मौसम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। मौसम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जबकि एलसीएम में बेटा क्या करते हैं, सबका तब तक काटते रहते हैं, मतलब एक कटेगा तभी काटेंगे, सब कटेगा तभी कटेंगे, और जब तक सबके नीचे एक नहीं आएगा तब तक काटते रहते हैं, और इधर जो भी आता है उसी का गुणा कर देते हैं, वो एलसीएम होता है। जबकि मौसम क्या होता है, आपको तभी तक काटना है जब तक तीनों कटेगा, जितने भी अंक होंगे सब कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, और अगर एक ही काट रहा है उसके बाद नहीं कटा तो वही आंसर, और काट भी रहा होगा तो उन सबका आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो मौसम आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आज चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, अब पूछा, देखो ये घातांक की संख्या दे दिया है, ए बराबर दे दिया है आपका 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 के पावर 4, और बी बेटा दिया है आपका 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5, ठीक है, या 5 है या इसके पावर कुछ नहीं, तो जिसके पावर कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। तो आपका पूछा है एचसीएफ किसका, ए बी का, ठीक है। तो देखो बेटा होगा क्या, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन बड़ी घात होती है उसको लिखा जाता है उस संख्या के साथ में, ठीक है। जबकि एचसीएफ में ठीक उल्टा होता है। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन होती है उसकी छोटी घात को हम लोग लिखते हैं, और केवल कॉमन वाले को ही लिखते हैं। एलसीएम में जबकि बड़ी घात को लिखते हैं, और जो संख्या जिसको जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। एचसीएफ में ये होता है। तो देखो इसमें छोटी घात 2 में कौन सी है, 2 के पावर 2, फिर गुणे का निशान, 3 में छोटी घात क्या है, 3 के पावर 2, और 5 में छोटी घात क्या है, 5 के पावर 1 या केवल 5, ठीक है। तो आपका 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, और 5 का स्क्वायर करो, 5 सिंगल है तो केवल 5, देखिए 5 चौका 20, 20 और 9, 20 2 नवा 18, 180, या 4 नवा 36, 36 पंजे 180 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 180। फिर से एक बार देख लीजिएगा, एचसीएफ में क्या होता है, जो संख्या कॉमन है उसकी छोटी घात को हम लोग लेते हैं, ठीक है, और उसको फिर विस्तार करके हल कर लेते हैं। 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 2 छोटा होगा उसको लेंगे, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 2 में 3 के पावर 2 छोटी है, 5 के पावर 4 और 5 के पावर 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 ही आपका छोटा है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 5 का 5 ही हो जाएगा। तो आपस में मल्टीप्लाई करोगे 480 क्या हो जाएगा, 180 आ जाएगा, और 180 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बेटा। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पी क्यू दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, ठीक है, कि पी बराबर ए बी स्क्वायर, पी बराबर ए बी स्क्वायर, क्यू बराबर ए क्यूब बी है, तो ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो
एलसीएम, आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है, जो है एलसीएम बताना है पी क्यू का। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होगा बेटा, हमने आपको बताया है जो बड़ी घात होती है वही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो ए की बड़ी घात क्या है, ए क्यूब, और बी की बड़ी घात क्या है, बी स्क्वायर। तो आपका एलसीएम में और कुछ तो है नहीं, बस यही दोनों है। तो एलसीएम में क्या होगा, डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, इसकी बड़ी घात वाले को ले लोगे, वही आपका उसी का गुणनफल ही जो है आपका एलसीएम होता है। ठीक है, तो ए उसमें एचसीएफ में छोटी घात, एलसीएम में बड़ी घात, तो इसमें जो है ए क्यूब और बी स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17वां है उसको देखिएगा। बोला है आपका, ठीक है, बोला है आपका, देखिए कि यदि 16 और 156 का लॉस 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले क्या करना है आपको, यदि बोला है 26 और 156 का लॉस 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें, देखिए आपको पता होना चाहिए संख्याओं और लसम मौसम में एक संबंध होता है, उसी संबंध के तहत हम लोग करते हैं। देखिए क्या होता है, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो देखिए क्या है, लस की जब जिसकी वैल्यू दिया है उसको रख दीजिए। लस की वैल्यू क्या दिया बेटा, 156 गुणा मस क्या है, आपसे पूछा है। ठीक है, पहली संख्या क्या दिया है 26 और दूसरी संख्या क्या है 156। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक, तो आपका देखो क्या है, एक देखो बराबर का निशान है, तो या तो आप क्या करो, मौसा पूछा तो मौसा को स्टॉप बोल दो, और 26 गुणे 156 बटे में क्या होगा, ये जो ऊपर है बराबर का निशान है इधर ऊपर में होगा, गुणे में वो कहाँ जाएगा, नीचे 156। 156 से 156 कट जाएगा, मौसा आपका बेटा आ जाएगा 26। ठीक है, तो इस संबंध के अनुसार लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसके अनुसार आप वैल्यू रख के डायरेक्ट जो है मान को निकाल देंगे। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा 26। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो बोल रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, जो 65 और 117 के एचसीएफ को किस में हम लोग रख रहे हैं, 65m माइनस 117 में। ठीक है, तो देखो क्या है, इसका 65 और 117 का जो एचसीएफ बेटा दिया है वो दिया है आपको 65m माइनस 117। आप अगर 65, ये तो आपको इसमें दे रखा है, आप 65 और 117 का अगर एचसीएफ निकालेंगे, अभी हमने एक विधि आपको बता रखी थी शॉर्ट ट्रिक में कि जब 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए ऐसा नंबर चूज करेंगे जो दोनों काटें। ठीक है, तो वही आपका जो है क्या कहते हैं एचसीएफ हो जाएगा, या फिर और भी काटेंगे, अगर सभी को काटता रहेगा तभी जो है उसका गुणनफल एचसीएफ होगा। तो देखो इसको जो है दोनों को 13 एक ऐसा नंबर है, दोनों काटेगा, 13 पचे 65 और 13 नवैया 117 होता है। ठीक है, तो इन दोनों का देखेंगे आपका एचसीएफ क्या हो जा रहा है, 65 और 117 का वो आ रहा है आपका 13। तो इसके जगह पे आप जो है 13 रख दीजिए, 65m हो जाएगा माइनस 117। ठीक है, तो नंबर को एक तरफ कर लीजिए, वेरिएबल को एक तरफ, तो देखो 65m इधर ही रखिए और ये हो जाएगा 13 और 117 इधर आ जाएगा, 13 प्लस 117। ठीक है, 13 17 को आप 117 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130 बराबर 65m। तो यम बराबर बेटा क्या आ जाएगा 130 बटे 65। ठीक है, 65 130 बटे 65, 65 का दुगना 65 दुना क्या हो जाएगा 130, तो यम बराबर क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यम बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, जो दिया है पहले उसको रख लेंगे, फिर जो संख्या है उसका मौसन निकाल लेंगे, मौसन निकालने के बाद उसको जो है उसके बराबर रखेंगे, पक्षांतर करके यम का मान आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपका जो है समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 19 कह रहा है आपसे, कह रहा है शांत दशमलव के में व्यक्त हो सकने वाली संख्या होगी। ठीक है, तो देखो बेटा शांत दशमलव में हो सकने वाली संख्या कैसे पता करेंगे कि ये शांत दशमलव में है या नहीं है। इसके लिए क्या है, देखिए आपको जो है कुछ चीज़ें हम बताने जा रहे हैं। यदि
जो भी संख्या दिया है आप उसके हर का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हर का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे और वो उस रूप, किस रूप में हो जिसके वजह से हम कह देंगे ये शांत दशमलव में हो। या तो ये 2 के पावर m के रूप का हो, या तो 2 के पावर m के रूप का हो, या 5 के पावर m, या 5 के पावर n के रूप का हो। ठीक है, या फिर आपका 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का हो। अगर इस रूप का होगा तो आपका जो है जो दशमलव संख्या होगी वो शांत दशमलव में होगी। यानी या तो उसमें केवल 2 का कुछ पावर हो, या 5 का कुछ पावर हो, या 2 और 5 दोनों का पावर हो, उसके अलावा कोई अन्य संख्या आ गई तो वो संख्या शांत दशमलव के रूप में नहीं होगी। तो इसको जो है हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 164 के 124, ठीक है, बटे में 164 है। पहले 164 का बेटा हम गुणनखंड, छोटा छोटा अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 164 का। देखो 2 अठे 16, 2 दूना 4, फिर 2 चौका 8, ठीक है, 2 का 2। तो यहाँ देखो 2 2 और अब 41 तो कटेगा ना, 41 आ रहा है ना, तो इसलिए जो है हर में क्या होना चाहिए, या तो 2 रहे या तो 5 की घात रहे। ठीक है, उसके अलावा या तो उन दोनों का गुणनफल रहे, बाकी उसके अलावा कुछ भी आ गया तो वो शांत दशमलव में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बी देखो बेटा, बी में क्या है 131 बटे 30। ठीक है, अगर देखोगे 30 का तो क्या हो जाएगा, 2 से कटोगे 15 बार में, फिर किससे आ जा रहा है 3 बचे 15, फिर 5। देखो 2 और 5 तो बेटा आ रहा है, पर उसके साथ साथ क्या आ रहा है 3 भी आ रहा है, इसलिए क्या है ये भी आपका शांत दशमलव नहीं है। तीसरा देखो आप, तीसरा है आपका, तीसरा सी जो है आपका है 227 बटे कितना है बेटा 625। तो देखो अब 625 का आप खंड कर लो। ठीक है, 5 से काटोगे बेटा, 5 एक का 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 दूना, फिर 5 से काटोगे, फिर क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 बचे 25। ठीक है, फिर 5 से 5 बचे 25, फिर 5 एक का 5। देखो 5 हमने क्या कहा है, या तो 2 के पावर में हो, या 5 के पावर में हो, या दोनों के पावर में हो। तो आप देखो ये 5 की खाते कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है 5 की खाते 4 आ रहा है और कोई संख्या आपकी नहीं आ रही है, इसीलिए आपका सी ही जो है क्या कहते हैं सही आंसर होगा। यानी शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन सी है 227 बटे 625। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये दशमलव के कितने अंक बाद शांत हो जाएगा। ठीक है, तो जितना पावर रहेगा बेटा वही जो है उतने अंक बाद वो शांत हो जाएगा। जैसे कि यानी कि वो 4 अंक बाद क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। या फिर आप ये देखोगे जैसे 2 भी है और 5 भी है, तो जो जिसकी घात बड़ी होगी उतने बार में ही वो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या 14587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार 4 दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ये कथन सत्य है, असत्य है, दोनों है, कोई नहीं है। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी क्या है सेम प्रोसेस है, या तो 2 के घाते यम के रूप में हो, या 5 के घाते यम के रूप में उसका हर हो, या 2 गुणे 5 के घाते यम के रूप में हो, और कोई नहीं। तो कन्फर्म है कि अगर ये कितने अंक पे समाप्त होगा, ये 4 अंक पे समाप्त होगा कि नहीं, ये चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, आप करो क्या, लिखा है 14 5 8 7 बटे कितना है आपका है 1250। तो सबसे पहले आप क्या करोगे 1250 हर को ही टारगेट करना है। देखो 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, फिर देखो फिर आप किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 एक का 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर किससे कटेगा 5 दूना 10, फिर 2 बचा है 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर किससे कटेगा 5 बचे 25, फिर किससे कटेगा 5 एक का 5। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 14 5 8 7 बटे में 1250 को हम लिखेंगे 2 कितनी बार है 1, तो 2 के पावर 1 गुड़े 5 के पावर 4 कितनी बार आया 4 बार आया है ना। तो ये अब देखो, अब इसको कितने अंक तक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 14 5 8 7। ठीक है,
अब हालांकि हमको तो यही पता चल गया, यहाँ पे देखो 2 और 5 में बड़ी घात कितनी है, 5 की है, कितनी गई है 4। तो जितनी जो आपका जो है क्या कहते हैं 10 की घात की में बड़ी घात होती है वही 2 पंजे 10 हो जाएगा, और घातों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2 पंजे 10, घात अलग अलग है तो इसकी घात को सेम करना होता है। ठीक है, तो घात को सेम करो तो करोगे क्या 2 1 गुणे 5 के पावर 4, ठीक है, ऊपर नीचे 2 के पावर 3 का गुणा कर दोगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपका 2 के घाते 3 का गुणा करोगे तो जो है आपका क्या हो जाएगा ये 14 5 8 7, ठीक है, और जो है आपका 2 के घाते 3 का मतलब 8, और ये क्या होगा इसमें गुणा कर दोगे जब तो 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4 आएगा। देखो घाते सेम है तो 14 5 8 7 गुणे 8 बटे में क्या हो जाएगा 2 नंबर को आपस में गुणा कर दो, घात चढ़ा दो 10 के पावर 4। ठीक है, तो ये क्या है उतने ही घात में, हालांकि हमने पहले ही क्लियर कर लिया था जो बड़ी वाली घात थी उसी से, हालांकि आपको ये बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ 4 आ गया, इसलिए 4 अंक बाद ही जो क्या कहते हैं शांत हो जाएगा, इसलिए ये कथन क्या है आपका सत्य है। ठीक है, फिर से एक बार बेटा इसको देखो, देखो इसको अगर हल करना रहेगा तो ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं तो आप सीधे सीधे क्या करना नीचे हर का क्या है, हर को 10 के घात के रूप में बना लो या 2 के घात के रूप में बना लो, या 2 के घात का रूप का हो या 5 की घात का रूप का हो, या 2 गुणे 5 का घात का रूप का मतलब कि 10 की घात के रूप का है। ठीक है, तो आपको देखो हमने ये खंड किया, ये है यहीं पे 5 बड़ा घात 2 और 5 में क्या है 4, तो आंसर तो यही हमको क्लियर हो गया। पर और इसका प्रोसेस आगे हल करोगे तो क्या होगा गुणे 2 के पावर 3, 2 के पावर 1 गुणे 5 के, यहाँ पे कितनी कमी है 5 के पावर 4 है, 4 बनाना है अगर 2 के पावर भी तो 2 के पावर 3 की कमी है, तो ऊपर नीचे 2 के पावर 3 का गुणा कर दो। आप क्या करोगे या 2 के पावर 3 का गुणा करोगे 8, और इसका गुणा इसमें होगा, तो समान आधार पे घाते संख्या होती है टूटती है, तो 2 के घाते क्या होगा 1 और 3 मिलके 4 हो जाएगा, और 5 घाते 4। अब क्या करोगे आधा घाते सेम है तो ये जो है आपका नंबर का गुणा कर लो और जो है घातों को एक बार लिख दो, क्योंकि अगर आधार संख्या सेम आधार संख्या अलग अलग हो घाते सेम हो तो वो होल घात बन जाती है। ठीक है, पूरे की घात बन जाती है, तो पूरे की घात 10। तो अब क्या है ये कितने अंक तक गया है 4, तो यानी कि 7 दशमलव के रूप में है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन हमने करा दिया है। ठीक है, अब हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग सभी लोग आंसर को कमेंट करिएगा, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिएगा, और ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने जो पूरा हमने आपको 21 क्वेश्चन आज कराया उससे आप कितना सीख पाए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका संख्या 0.120 फिर 1200000 डॉट डॉट का दशमलव प्रसार प्रसार अनावर्ती है। कैसा? शांत अनावर्ती है, अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है, शांत आवर्ती है। देखिए शांत आवर्ती कब होता है, शांत आवर्ती कब होता है जब दशमलव बिंदु के बाद संख्या रिपीट करे या फिर उसके ऊपर बार लगा हो। ठीक है, या दशमलव बिंदु के बाद 1 या 2 अंकों को छोड़कर संख्या रिपीट करे। इसमें देखिए क्या है, संख्या जो है क्या कहते हैं आपका रिपीट करने का कोई जो है क्रम सही नहीं है। ठीक है, 1 2 0 है, फिर 1 2 ट्रिपल 0 है, फिर 1 2 ट्रिपल 0, फिर 1 2 कई ठो 0 आ गया, 4 0 आ गया, इसके आगे आगे 0 है, इसका मतलब यही है। तो ये आपका जो है क्लियरिटी नहीं हो रही है कि जो क्या कहते हैं ये आपका दशमलव बिंदु के बाद जो है संख्याएं जो है कितने अंकों बाद रिपीट हो रही है या कौन सी रिपीट हो रही है, उसमें जो है क्या कहते हैं लगातार रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये अनावर्ती है। और कैसी अनावर्ती है? अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरह से 21 क्वेश्चन हो गया। अब आप लोगों को जो है 3 ठो क्वेश्चन हमने होमवर्क के रूप में दिया है, आप इसको जो है आप कमेंट करके इसका आंसर हमको देंगे। ठीक है, और आपको यदि बोर्ड परीक्षा का और भी वीडियो चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमको उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।